विनय आया है। हाँ। हाँ सर। आज मैं बात कर रहा हूँ मेल्डेज एक्सपेरिमेंट की, जो पिछली क्लास में किया भी था। ठीक है। स्टैंडिंग वेव के बारे में बात हो रही थी। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, ये वेव डिस्कवर करी गई थी, साइंटिस्ट है मेल्डे। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। बताया भी था ये एक्सपेरिमेंट क्या है। लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग को टाइट रखनी है, टेंशन में रखनी है, और फिर उसमें क्या करना है, ऑसिलेशन प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक। लेकिन यहाँ पे ट्यूनिंग फोक इलेक्ट्रिकल होगा। ट्यूनिंग फोक कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली ऑसिलेट करा जाएगा। इस तरह से ट्यूनिंग फोक होती है। यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली में क्या है, यहाँ पे एक कॉपर कॉपर वायर्स होती है। कॉपर कॉपर वायर लूप के फॉर्म में होती है। और इस साइड हमारा होता है, इस साइड एक बटन होता है, इलेक्ट्रिकल बटन। जैसे ही आप इस बटन को पुश करेंगे तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होने लगेगा ऊपर नीचे। ठीक है। ये वाली कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा, इस तरह से ऑसिलेट होने लगेगा। यानी ये वाला जो एंड है ये ऊपर नीचे होने लगेगा। और सेकेंड एंड क्या होती है, सेकेंड एंड यहाँ पे एक ब्लॉक्स, एक पैन से कनेक्टेड होती है। इस पैन पे आप जितना चाहो वेट रख सकते हो। जितना ज्यादा वेट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी टेंशन होगी रस्सी में। नहीं, यहाँ पे वेट को रख दिया। जितना ज्यादा वेट को रखेंगे, यहाँ पे वेट को रखा, और उस वेट को कौन बैलेंस करेगा, टेंशन। यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन होगी टी। तो आपको पता है वेव की स्पीड होती है √T/म्यू। म्यू क्या है, म्यू है वायर की लीनियर डेंसिटी। म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वायर। तो जब इस तरह से हम ऑक्सीलेट करेंगे मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मोड। कौन सा मोड बोलेंगे, ट्रांसवर्स मोड या परपेंडिकुलर मोड। परपेंडिकुलर मोड, ट्रांसवर्स मोड और परपेंडिकुलर मोड बोली जाएगी। ऐसा क्यों, देखने से ही लग रहा है कि स्ट्रिंग की अलाइनमेंट, वेव किधर जानी है, वेव जो मूव करेगा वो इधर जानी है। वेव रन करेगी स्ट्रिंग पे इधर, जबकि ऑसिलेशन किधर हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है परपेंडिकुलर लाइन पे। ऑसिलेशन इस लाइन पे हो रहा। तो ये फर्स्ट मोड है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में, ट्रांसवर्स मोड और परपेंडिकुलर मोड। इस मोड में क्या होती है, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे समझ भी सकते हैं, जैसे ये ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक कैसे वाइब्रेट करेगा, इस तरह से। कभी इस पोजीशन पे होगा और कभी इस पोजीशन पे होगा। इनिशियली कहाँ था, देखो स्ट्रिंग इनिशियली यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, वापस नीचे आएगा, फिर अगेन नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ट्यूनिंग फोक की वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वेव भी जनरेट होगा जो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एक ऑक्सीलेशन से एक कंप्लीट वेव का जनरेशन हो जाता है। वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक generates one wave in a string।
तो इस तरह से दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है ट्रांसवर्स मोड में। लॉन्गिट्यूडनल मोड में क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मोड में, लॉन्गिट्यूडनल मोड क्या होगी, अब हम इस तरह से रखेंगे ट्यूनिंग फोक को ना, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल बटन, जिसको जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा और यहाँ से हमारा स्ट्रिंग बंधा हुआ है जो कि एक पुल्ली से गया हुआ है। और ये वाली स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, एक पैन से, जिसके ऊपर में एक बेट होगा। आप बेट का नंबर, बेट बदल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें टेंशन बदल जाएगी। अब देखो वाइब्रेशन क्या होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लॉन्गिट्यूडनल मोड में। देखो वाइब्रेशन इधर हो रहा है, ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन इधर हो रही है, ट्यूनिंग फोक की ऑसिलेशन इस लाइन पे हो रहा है और वेव को भी इसी लाइन पे जाना है। तो लॉन्गिट्यूडनल मोड को पैरेलल मोड भी बोली जाती है। लॉन्गिट्यूडनल मोड और पैरेलल मोड, ये क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल और पैरेलल मोड, ये ऐसी मोड है जिसमें देखो ट्यूनिंग फोक की ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की जो लाइन है, ऑसिलेशन की लाइन वो वेव मोशन लाइन के पैरेलल है, वेव मोशन लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसीलिए इसको पैरेलल मोड या लॉन्गिट्यूडनल मोड बोली जाती है। अब हमें ये रिलेट करना है कि लॉन्गिट्यूडनल मोड या पैरेलल मोड में रिलेशन क्या है। तो देखो रिलेशन क्या है, ट्यूनिंग फोक जब इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे बंधा होगा हमारा, यहाँ पे मान लो बंधा होगा हमारा इस तरह से स्ट्रिंग। जब ये कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा, अलग अलग मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जब ये कंप्लीटली, जब ये शुरू में यहाँ पे था, जब ये कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा वाइब्रेट करके, तो क्या हो जाएगा बताओ। जब यहाँ पे आ जाएगा, या मान लो इसका एक अलग सिचुएशन दिखा रहा हूँ, जब लूज हो जाएगा, क्या किया हमने, इधर इधर मूव किया इसके एंड को ऑसिलेशन में, तो इसका एंड यहाँ पे आ गया मान लो। तो जब एंड यहाँ पे आ गया ट्यूनिंग फोक का, तो रस्सी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्या रस्सी हो जाएगी स्लैक। फिर क्या होगी, देखना यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ पे गई है तो रस्सी हो गई है स्लैक। फिर वापस यहाँ आएगा और फिर वापस कहाँ तक जा सकता है, वो अंदर तक। इसी के बीच तो ये वाइब्रेट करता है, इसी हाँ के सर। बीच ना ऑसिलेशन होती है ट्यूनिंग फोक की। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा ना तो स्ट्रिंग हो जाएगी लूज। देखो यहाँ से यहाँ भी जाएगा ना, तब तक स्ट्रिंग लूज ही रहेगी। जब यहाँ पे आएगा तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और फिर जब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या रहेगा, वो टेंशन मोड में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखना आप, ये है इनिशियल मोड, ये इनिशियल मोड है ट्यूनिंग फोक की। इनिशियल मोड में क्या है, इनिशियल मोड में स्ट्रिंग इस तरह से है, अंदर अंदर जाएगा तब भी रस्सी टाइट ही रहेगी, लूज नहीं होगी। अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखो लेंथ बढ़ेगा तो रस्सी और टाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक या वापस यहाँ से यहाँ तक में रस्सी का पोजीशन यही रहेगा। फिर जब ना ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगी, लेंथ लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और फिर जब वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो नॉर्मल मोड में आएगा। तो देखो क्या है यहाँ पे, जब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये केवल यहाँ से यहाँ जाता है
और फिर वापस यहाँ से यहाँ आता है। और जबकि वन ऑसिलेशन जो भी स्ट्रिंग का होना था वो तो ऐसे होना था। कैसे होना था? यहाँ से नीचे मूव करना चाहिए था यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर मूव करके यहाँ पे आना चाहिए था, फिर यहाँ से ऊपर की ओर मूव करते हुए यहाँ आना चाहिए था, फिर यहाँ से नीचे मूव करते हुए यहाँ आने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वन ऑसिलेशन में। ट्यूनिंग फोक की वन ऑसिलेशन में, ट्यूनिंग फोक की वन ऑसिलेशन में, ट्यूनिंग फोक की वन ऑसिलेशन में स्ट्रिंग और लाइट वायर जो हमने यूज करा है, स्ट्रिंग और लाइट वायर completes only half oscillation। कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करा है? केवल हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लाइट स्ट्रिंग ये कितनी है? ये 1/2 है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2 है। तो अगर मैं बात करूं इफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक, इसको मैं बोल रहा हूं NT, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लाइट वायर है ये, इसको मैं NW बोल रहा हूं। तो क्या रिलेशन हो सकता है? बताओ क्या रिलेशन होगा? तो ट्यूनिंग फोक का ऑसिलेशन क्या हो जाएगा रिलेशन? बता, देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लाइट स्ट्रिंग, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो आ जाएगा। हाँ सर। तब नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर, इसका अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक आ जाएगी। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जानना है तो फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। यानी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड करती है। तो इसी से रिलेट करके आप बोल सकते हो कि ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। होगी कि नहीं होगी? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में बस यही चीजें समझना है। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में बस ये चीजें माइंड में रखनी है कि अगर ट्रांसवर्स मोड होगा, ट्रांसवर्स मोड और परपेंडिकुलर मोड में, ट्रांसवर्स मोड और परपेंडिकुलर मोड में क्या होगी? ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी वायर की फ्रीक्वेंसी या स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। और सेकेंड केस में लॉन्गिट्यूडनल मोड और पैरेलल मोड में क्या हो जाएगी? ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वायर। बस ये चीजें समझना है ना? तो हमने पिछले क्लास में वीडियोज भी दिखाया था ऋतिक, हमने पिछले क्लास में वीडियोज भी दिखाया था। मैं एक बार और दिखा लेता हूँ फिर मैं आगे चलूंगा इस पे, ठीक है? एक बार और मैं उस वीडियोज को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना,
हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव जनरेशन की। तो देखो स्टेशनरी वेव किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, दिख रही है क्या? हाँ सर। जी सर। वायर जो ऑसिलेट कर रहा है, दिख रही है? हाँ सर। चलो देखो कैसे एक वेव ना जा रही है और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। जब दोनों वेव मिलती है तो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, स्टेशनरी वेव जनरेट होती है। फिक्स जहाँ पे पॉइंट फिक्स होता है उसको नोड बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे ऑसिलेशन ज्यादा होता है उसको एंटी नोड। स्लो मूव करेंगे तो एक लूप बनेगा, फास्ट ऑसिलेट करेंगे तो 2 लूप बनेगा, और ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेंगे तो 3 लूप बनेगा, और ज्यादा ऑसिलेशन देंगे तो 4 लूप बनेगा, है ना? इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर। देखो स्लो कर रहे हैं तो एक लूप बन रहा है क्या? अब देखो कितना लूप बन रहा है, थर्ड 3 लूप बन रहा है क्या? हाँ सर। 3 लूप बन रहा है। और अगर तेज करा जाए, नोड एंटी नोड कहाँ बन रहा है देख लो, जहाँ पे और ज्यादा तेज किया देखो, और ज्यादा तेज किया तो देखो 5 लूप बन रहा है। नोड वो पॉइंट है जो ऑक्सीलेट ही नहीं करता है। देखो अब 6 लूप बन रहा है। तो जितना ज्यादा वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि बताया है प्रोपोर्शनल है। देखो अब 8 हाँ लूप बन रहा है। तो नंबर ऑफ लूप किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लूप डिपेंड करेगा कि हमने ऑसिलेशन कितना दिया है। चलो वाइट स्क्रीन दिख रही है क्या? जी सर। वाइट स्क्रीन दिख रही है। चलो अभी देखो मैं क्या बताया, अभी मैं क्या बताया समझना। देखो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी वायर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। फिर देखो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी वायर फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है। इसका मतलब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल तो जरूर है। यहाँ पे ट्यूनिंग फोक ही क्या है? ट्यूनिंग फोक ही हमारा वाइब्रेटर है। ट्यूनिंग फोक ही वाइब्रेटर है या ऑसिलेशन का सोर्स है। तो जितना ज्यादा वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी देंगे उतनी फ्रीक्वेंसी वायर की होगी, नहीं? तो एक हाँ सिंपलेस्ट सर। केस की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट केस की। किसी भी कंडीशन में, जैसे मैं ट्रांसवर्स मोड में लेता हूँ, ट्रांसवर्स मोड की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसवर्स मोड में क्या है देखो, ट्रांसवर्स मोड में इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है और ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पे बटन लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल, जिसके थ्रू ये ऑक्सीलेशन करना है। यहाँ पे एक लाइट वायर है, और यहाँ पे एक पेन है जिसपे आप जितनी चाहो वेट को रख सकते हो, है ना? अगर हमें टेंशन ज्यादा करना है तो ज्यादा वेट रख देंगे, कम करना है तो कम वेट रख देंगे। अब देखो क्या है, ये वाला पॉइंट ना हमेशा ट्यूनिंग फोक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। और यहाँ पे भी देखो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट। और अभी हमने बताया है, पिछले भी क्लास में बताया है कि फिक्स पॉइंट ऑसिलेशन का नोड होता है। क्या होता है? फिक्स पॉइंट ऑसिलेशन की नोड पॉइंट होती है। तो ये भी नोड होगा और ये भी नोड होगा। तो ऑसिलेशन की जो फंडामेंटल ऑसिलेशन होना है, फंडामेंटल ऑसिलेशन फंडामेंटल जो ऑसिलेशन होना है वो कैसा होगा बताओ? यहाँ पे भी पॉइंट फिक्स्ड, यहाँ पे भी पॉइंट फिक्स्ड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड। तो नोड और नोड के बीच में शेप यही तो होती है।
नोड और नोड के बीच में शेप यही तो होती है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक के वायर का लेंथ है एल, तो अगर वेव ऐसा होता ना, देखना ध्यान से, अगर वेव ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते कि ये पूरा लेंथ है लेमडा, नहीं बोलते क्या जी सर। ऋतिक? सुनाई दे रही है क्या? हाँ सर। अगर ना हमारा वेव ऐसा होता तो क्या बोलते कि ये वेव लेंथ है लेमडा, हाँ जी सर। लेकिन यहाँ तो हाफ है, तो लेमडा बाई 2 बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो एल की वैल्यू ही तो एल लेमडा बाई 2 आ गई ना। क्या आ गई फंडामेंटल ऑसिलेशन में? फंडामेंटल ऑसिलेशन में एल की वैल्यू आ गई लेमडा बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? 2L। लेमडा की वैल्यू हो गई 2L। इस तरह से किसी स्ट्रिंग पे वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चलो, जी सर। स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, वेवलेंथ तो निकाल ही सकते हैं। स्पीड निकाल सकते हैं क्या, कि वेव की स्पीड क्या होगी? वेव स्पीड क्या होगी निकाल सकते हैं क्या? तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि वेव स्पीड होती है √T/μ। टी क्या होगी बता? देखिए यहाँ सर पे, टेंशन। हाँ अभी देखना लॉन्गिट्यूडनल मोड में मैं बताया हूँ, लॉन्गिट्यूडनल मोड में मैं बताया हूँ टेंशन वेट ही तो है। देख इधर जी सर। पेन की वेट mg है, ऊपर में टेंशन टी है, तो टेंशन की वैल्यू हो गई mg। m क्या है? ब्लॉक की मास है जो पेन पे रख रहे हैं, और ये वायर की मास पर यूनिट लेंथ है। तो वेव स्पीड भी निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं, वेव स्पीड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। पता है एफ सी होता बाई है लेमडा। सी अपॉन लेमडा, नहीं होती है? हाँ सर। इसको 1/λ इंटू सी भी लिख सकते हैं। लेमडा का वैल्यू क्या आया था बता फंडामेंटल में? देखो लेमडा आया था 2L, तो लेमडा का वैल्यू रख दिया 2L। सी का वैल्यू क्या रखा? टी हाँ बाई सर। म्यू, जो कि यहाँ पे mg/μ है। तो इस तरह से वेव का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग f0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फंडामेंटल या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको f0 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। और क्या पॉसिबिलिटी है बता? इससे हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल से हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? जरा बताओ। यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो इससे हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है बता? अभी डायग्राम में भी दिखाया था कि यहाँ पे तो नोड बनना है, यहाँ पे नोड बनना है, तो पहला तो ऐसे बीच में बन भी गया, नोड। पहला तो ऐसे बन गया, अब दूसरा कैसे बनाओगे इससे हायर? तो ऐसा एक और बनेगा, नोड। बीच में एक कोई नोड आ जाएगा, ऐसा हाँ बन सर। जाएगा। पहले बन रहा था हाँ 1 सर। लूप, अब कितना बन रहा है? 2 लूप बन रहा है। अब हाँ कितनी सर। लूप बन रही है? 2 टू। लूप बन रही है, 2 लूप बन रही है। तो बाहर वाला हमारे इस केस का कंडीशन नहीं है। अब क्या बनेगी? 2 लूप बनेगी। तो 2 लूप में बता, यहाँ पे देख, तो ये वेवलेंथ ही तो है, नहीं है क्या? हाँ देखिए सर। वेवलेंथ ही तो है, जिसको हम लोग जी। लिखते हैं लेमडा। हाँ सर। लेकिन लेकिन वायर की लेंथ दी रहेगी कि ये वायर की लेंथ है एल, तो इस केस में लेमडा एल के इक्वल हो गई कि नहीं? तो लेमडा निकाल लिया। अब वेव की स्पीड तो हाँ सर। हमेशा होती है √T/μ, हमेशा। जो वेव वायर पे चलती है उसकी फॉर्मूला हमेशा T/μ है। तो T की वैल्यू mg है यहाँ पे, वेव स्पीड भी निकल गया।
अब बता फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू l हो गई, c का वैल्यू हो गया mg/μ। हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। इससे नेक्स्ट हायर क्या हो सकता है? हाँ नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? नेक्स्ट हायर 3 फ्रीक्वेंसी लूप्स क्या हो सकती है? तो अब 3 तीन लूप लूप्स बनेगा। हाँ सर एक एक वेव इस तरह से जाएगा और फिर एक वेव वापस आएगा, तो 3 लूप बन जाएगा। यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड। अब बताइए लेंथ कितनी है? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वायर का लेंथ है l। लेमडा के टर्म में क्या है? हमें पता है कि ये लेंथ होती है λ/2, 3 λ/2 ये भी λ/2 और ये भी λ/2। तो l की वैल्यू क्या हो गई? 3 λ/2 हो गई क्या? जी सर। तो हाँ लेमडा यहाँ सर से निकल आएगा क्या? लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? हाँ सर लेमडा की वैल्यू 12/3 हो गई। 12/3 स्पीड क्या लिखेंगे? वेव स्पीड तो हमेशा सेम ही होता है, वेव स्पीड कभी चेंज नहीं करता है जब हाँ तक सर कुछ चीजें चेंज ना करें। सी की वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? c अपॉन लेमडा। तो रख दो, तो आ जाएगा 3/12 √mg/μ। तो देखो अभी तक क्या आया उसको समझते हैं। अभी तक क्या आया? जब वन लूप बन रहा था ना, जब वन लूप बन रहा था तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी 1/12 √t/μ, ये आया था। जब दो लूप बन रहा था तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी? हाँ सर 1/l आया था, t/μ आया था क्या? 1/2 ये आया था। हाँ सर हाँ यही सर आया। अच्छा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो होगा। हाँ सर यही रहेगा। हाँ सर अच्छा अब 3 लूप में क्या आया था फॉर्मूला? 3 लूप में फॉर्मूला आया था 3/12 √t/μ। तो एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो क्या? हाँ सर एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो क्या कि अगर n लूप बन रहा है या p लूप बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इफ देयर आर p loops इन ऑसिलेशन, कितना लूप बन रहा है? p लूप बन रहा है ऑसिलेशन में, तो p लूप हाँ की सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ जल्दी से। p/12 √t/μ हाँ वेरी गुड, p हाँ सर। बाई हाँ। 12 √t/μ होगी कि नहीं होगी? हाँ देख सर। लो ना, यहाँ पे, यहाँ पे 1 लूप है तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 लूप है तो 2 आया, 3 लूप है तो 3 आया, और सारी चीजें तो सेम ही है। तो हाँ ये सर जनरल फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकाला हूँ? तो स्ट्रिंग पे जो वेव वेव रन कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको हाँ हम बोल सर सकते हैं स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, या स्ट्रिंग पे जो वेव रन कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना? हाँ सर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जी बोलो सर। या वेव ऑन स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बोलो, बात एक ही है। और लॉन्गी ट्रांसवर्स मोड में ये भी देखा है कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो ट्यूनिंग फोक की होती है, नहीं होती है? हाँ सर तो हाँ सर। ट्रांसवर्स मोड में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी पूछे या स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी पूछे या वेव ऑन स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी पूछे, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? p/12 √t/μ। आ गया बात समझ में? हाँ सर हाँ सर आगे। ये आ गया समझ में। यहाँ पे एक वर्ड यूज में आएगा, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
दो वर्ड काफी यूज में आता है, एक आता है हार्मोनिक और हाँ, सर। एक है ओवरटोन। इसको समझो, हार्मोनिक और ओवरटोन। हार्मोनिक का मतलब हुआ नंबर ऑफ लूप्स। हार्मोनिक का मतलब हुआ नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स। ओवरटोन का मतलब हुआ ओवर का मतलब हुआ ओवरटोन का मतलब एक टोन बना है, उसके बाद कौन सा टोन आया है। ओवरटोन का मतलब समझो, ओवरटोन क्या है। ओवरटोन का मतलब क्या हो गया कि पहला जो हमारा टोन बना था, उसके बाद का कौन सा ये टोन है, ऐसे समझो। पहले कौन सा लूप बना था, ये बना था एक लूप, फिर बना था हाँ, 2 सर। लूप, फिर बना था 3 लूप, ऐसे करके बना था ना। हाँ, सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 1 है। एक। 1 सर। हाँ, सर। बोलेंगे हार्मोनिक 1 है। हार्मोनिक क्या है, 1। 1 या इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, 2। 2 है। 2 कौन सा है। हाँ, सर। हार्मोनिक हो गया, सेकेंड हार्मोनिक। सेकंड। सेकंड। इसको बोल सकते हैं सेकेंड हार्मोनिक। और ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनी। अब ओवरटोन की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरटोन की मैं बात। देखो पहला ये बना था, ये हमारा पहला लूप था, उसके बाद यही बना ना, पहला जो बना था उसके बाद यही बना ना। हाँ, हाँ सर। सर। तो फर्स्ट बनने के बाद जो बने उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। हम्म। उसके बनने के बाद जो बने उसको बोलेंगे सेकेंड सेकंड। ओवरटोन। हाँ, सर। उसके बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। आ गया बात समझ में। यस, सर। तो देखो हाँ सर। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेकेंड हार्मोनिक तो फर्स्ट ओवरटोन आ रहा है, बोल रहा हूँ थर्ड हार्मोनिक तो सेकेंड ओवरटोन आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं nth हार्मोनिक तो कौन सा ओवरटोन आएगा, n-1। हाँ n-1 ओवरटोन। n-1 ओवरटोन समझ में आ गया क्या, हाँ सर। समझ में आ गया। तो ये चीजें याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जब भी स्ट्रिंग की दोनों एंड होगी फिक्स्ड, स्ट्रिंग की दोनों एंड क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो भी वेव की होगी वो होगी p/12√T/μ। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया। और क्या याद रखेंगे, इसमें जो nth हार्मोनिक होगी, nth हार्मोनिक होगा वो n-1 ओवरटोन होगा, नहीं nth हार्मोनिक हाँ, सर। n-1 ओवरटोन होगी। बस ये चीजें याद रखना है। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल मोड की। लॉन्गिट्यूडनल मोड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मोड भी। पैरेलल मोड, इसमें क्या होती है आपको पता है, इसमें केवल यह है कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स द
फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग या वायर, यही तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मोड में। अब फ्रीक्वेंसी वायर की तो पहले से ही पता है ना, वायर तो वही है। फ्रीक्वेंसी वायर का ऊपर में कितना आया था बता, P/12 √T/μ, यही तो आया था। हाँ सर। तो 2 से 2 कट गया। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मोड में फ्रीक्वेंसी पूछे ट्यूनिंग फोक की तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला EL लगा भाई। दो। तो बस 2 मोड है वाइब्रेशन की। अब मैं एक सेकेंड केस डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे इन दोनों केस में ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों केस में ना वायर की दोनों एंड फिक्स थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक एंड फिक्स हो, एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एंड फिक्स नहीं हो, फ्री हो। कैसे फ्री हो, तो जैसे देखो, मान लो यहाँ पे वाइब्रेटर हमने लगा दिया है, वाइब्रेटर ऐसे वाइब्रेटर लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया है, एक रिंग डाल दिया है। तो जैसे ये वेव इधर जाएगा, रन करेगा, तो ये तो रिंग है ना, रिंग वेव के साथ ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे वेव आने लगेगा। तो ये फ्री है, ये वाला एंड क्या है, फ्री एंड है, फिक्स नहीं है। रिंग, एक रिंग डाल दिया हूँ, वेव जाएगा तो ये ऊपर भी रिंग जाएगी, नीचे भी रिंग जाएगी, तो ये फ्री है। तो हमें पता है कि फिक्स्ड एंड पे क्या बनती है, फिक्स्ड एंड पे बनती है नोड। फ्री एंड पे क्या बनती है, फ्री एंड पे बनती है एंटी नोड। एंटी नोड। तो जरा आप बताना, मान लो ये वाला एंड है फिक्स, फिक्स को मैं डार्क से दिखा रहा हूँ और फ्री को डार्क से नहीं दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे बनेगा नोड, और क्योंकि ये फ्री एंड है तो यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। एंटी नोड। तो बताओ पहला लूप कैसा बनेगा, पहला लूप कैसा बनेगा, जो पहला हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन होगा वायर का, वो कैसा होगा, फर्स्ट ऑसिलेशन जो वायर का होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे नोड यू शेप। बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, सिंपल, यही तो होगा। हाँ सर। ऐसा ही तो बनेगा। अब बता, यहाँ से यहाँ अगर सर। वायर का लेंथ दिया था L, तो ये लेमडा के टर्म में कितना है, ये लेंथ लेमडा के टर्म में कितना है बताना है। λ/2 सर। नहीं, λ/2 नहीं कैसे सर, है, λ/3। λ/4। हाँ λ/4। देखो ऐसे λ/4। हाँ पूरा सर, होता तो λ/4। बोलते λ/2, ये तो इसका आधा है ना, तो हाँ सर। λ/4 हो गया। जी। याद रखो, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। λ/4। यहाँ से चेक कर सकते हो। तो हमारे पास पता चल गया कि L होगा λ/4, तो लैम्डा क्या हो जाएगी, 4L हो जाएगी। हाँ सर। अब वेव स्पीड निकालना हो तो उसका तो एक ही फॉर्मूला हर जगह लगता है, T/μ। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या करें बताओ, फ्रीक्वेंसी होता है C/λ। तो लैम्डा की वैल्यू